25 अगस्त 2015 की दोपहर मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर रोज की तरह गाड़ियों की कतारें रेंग रही थी। उसी शोर और धूप के बीच दिल्ली पुलिस की एक जेल वैन तेजी से आगे बढ़ रही थी। वैन के अंदर 9 कैदी थे जो रोहिणी कोर्ट में पेशी देकर लौट रहे थे। बाहर से यह बस एक सरकारी गाड़ी लगती थी, लेकिन इसके भीतर अपराध की 2 ऐसी दुनिया बंद थीं जो एक दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। एक तरफ दिल्ली के नए उभरते गैंग का चेहरा नीरज बवाना अपने 6 खतरनाक साथियों के साथ बैठा था और दूसरी तरफ उसके कट्टर दुश्मन नीतू दाबोदिया गैंग का नया सरगना पारस विक्रम, साथ में उसका भरोसेमंद साथी प्रदीप भोला। किस्मत का अजीब मजाक था, दोनों दुश्मन एक ही लोहे के पिंजरे में कैद थे। वैन अभी कोर्ट परिसर से निकली ही थी कि अंदर का माहौल बदल गया। खामोशी ऐसी थी जैसे हवा भी सांस रोककर बैठी हो। नीरज के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस आंखों में जमी हुई नफरत थी। उसके एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, आज हिसाब पूरा होगा। सामने बैठे पारस ने तंज कसा, जेल की गाड़ी में भी गुंडागर्दी? बात बहस में बदली और बहस ने पलक झपकते ही वह रूप ले लिया जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। किसी के पास हथियार नहीं थे, लेकिन नीयत हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। नीरज और उसके लोग दोनों दुश्मनों पर टूट पड़े। किसी ने गला दबाया, किसी ने मुक्के बरसाए, कोई पूरे वजन से शरीर पर कूद गया। पारस चीखते हुए बोला, पुलिस है बाहर, पागल हो गए हो क्या? जवाब में सिर्फ घूंसे पड़े। महज 10 मिनट में वैन का वह हिस्सा सांसें थाम चुका था। अंदर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो मौत के बाद आता है। बाहर पुलिस बेबस खड़ी थी। दरवाजा खोलना भीड़ की वजह से नामुमकिन था और अंदर जो हो रहा था उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। ट्रैफिक जाम हुआ तो बाहर खड़े लोग उग्र हो गए। पत्थर चले, किसी ने आग लगाने की कोशिश की। ड्राइवर ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग मोड़ी और वैन को सीधे महावीर अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही खेल खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने बस इतना कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पारस विक्रम और प्रदीप भोला की कहानी वहीं थम गई। यह महज गैंगवार नहीं था, यह एक ऐलान था तिहाड़ की सलाखों के पीछे बैठे उस शख्स की तरफ से जिसकी बादशाहत दीवारों से नहीं, खौफ से चलती थी। उस दिन दिल्ली ने देखा कि कैसे एक जेल वैन भी किसी गैंगस्टर का तख्त बन सकती है और कैसे खून किसी को ताज पहना देता है। उसी दिन अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम, एक नई दहशत जन्म ले चुकी थी, नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना। अब कहानी को पीछे ले चलते हैं, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ। दिल्ली की भागदौड़ से दूर बवाना गांव की शांत गलियों में एक साधारण सा लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था नीरज सहरावत। बाहर से आम, लेकिन भीतर कुछ ऐसा सुलग रहा था जो वक्त आने पर शहर को हिला देने वाला था। उसके पिता प्रेम सिंह डीटीसी बस में कंडक्टर थे, टिकट काटकर घर चलाते थे। महीने का आखिरी हफ्ता घर में हमेशा तंगी और तनाव लेकर आता था। नीरज ने बचपन में ही समझ लिया था कि गरीबी इंसान को झुकना सिखा देती है और उसने खुद से कहा था, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सपने भी बड़े होते चले गए। स्कूल की किताबें पीछे छूट गईं और उसके दिमाग में जुर्म की कहानियां बसने लगीं। खासकर दाऊद इब्राहिम की दास्तानें उसे खींचती थीं। वह दोस्तों से कहता, एक दिन दिल्ली भी अपना दाऊद देखेगी। उसी ख्वाहिश में उसने अपनी पहचान बदली, नीरज सहरावत से नीरज बवाना। गांव का नाम उसने अपनी ढाल बना लिया। लोग उसे आवारा समझते थे, लेकिन उसके अंदर आग धीरे धीरे रास्ता तलाश रही थी। छोटे झगड़े, फिर चोरी, फिर रंगदारी, जुर्म की सीढ़ियां उसने तेजी से चढ़ी। 19 साल की उम्र में पहली बार पुलिस ने उसे पकड़ा। किसी ने सोचा था कि जेल उसे तोड़ देगी, लेकिन वहां से वह और सख्त होकर निकला। बाहर आते ही उसने अपना गैंग खड़ा किया और उसकी नजर उन लोगों पर टिक गई जिनकी जेबें मोटी थीं। कारोबारी, फैक्ट्री मालिक, प्रॉपर्टी डीलर। फिर आया 2012, जब उसने हदें पार कर दी। नरेला विधानसभा के मौजूदा विधायक जसवंत राणा के फोन पर उसकी आवाज गूंजी, 50 लाख चाहिए, वरना अंजाम सोच लीजिए। एक विधायक को खुली धमकी। यह सिर्फ पैसे की मांग नहीं थी, यह खौफ का ऐलान था। उस एक कॉल ने नीरज को गली के लड़के से उठाकर दिल्ली के बड़े गैंगस्टरों की कतार में खड़ा कर दिया। इसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में शाम ढलते ही कारोबारियों की धड़कनें तेज हो जाती थी। हर फोन की घंटी डर लेकर आती थी। लेकिन दिल्ली पर राज करना आसान नहीं था। वहां पहले से एक नाम गूंज रहा था, नीतू दाबोदिया, अपने वक्त का सबसे चालाक और बेरहम गैंगस्टर। नीरज ने टकराव से पहले सोचा। उसने खुद से कहा,
अकेले भिड़ना बेवकूफी है। और फिर वह नीतू की परछाई बन गया, उसका दाहिना हाथ। यहीं से उस रास्ते की नींव पड़ी जो आगे चलकर दिल्ली को खून और खौफ की नई कहानी देने वाला था। जब जब नीतू जेल के भीतर होता, बाहर की पूरी दुनिया नीरज ही संभालता था। वसूली के फोन, धमकियों की भाषा, पैसों के सौदे, सब कुछ उसी के इशारों पर चलता। नीरज चुपचाप हर चाल सीख रहा था, हर दांव समझ रहा था, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद की हर कमजोरी नोट कर रहा हो। लेकिन सत्ता की दुनिया में सीखने वाला एक दिन खुद हुक्म चलाने का सपना देखने लगता है। नीरज के भीतर भी वही ख्वाहिश सिर उठाने लगी। उसने नीतू को हिस्सा देना बंद कर दिया और साफ शब्दों में कहलवा दिया, अब मैं किसी का माताहत नहीं हूं। दिल्ली के आसमान के नीचे अब दो ताज बनने की कोशिश हो रही थी और दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि आखिर में ताज सिर्फ एक ही के सिर पर टिकेगा। हवा में दुश्मनी की बू फैल चुकी थी। बस आग लगाने के लिए एक चिंगारी चाहिए थी। वह चिंगारी बना सोनू पंडित। कभी वही सोनू नीरज का सबसे भरोसेमंद आदमी हुआ करता था। नीतू को शक हुआ कि सोनू दो नावों पर पैर रखे हुए है और खबरें नीरज तक पहुंचा रहा है। शक ने शक्ल बदली और 2012 में नीतू के आदमियों ने सोनू को उसके गांव से उठा लिया। उसे एक सुनसान ट्यूबवेल पर ले जाया गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां सोनू ने रहम की गुहार लगाई, भाई गलती हो गई हो तो बता दो। लेकिन जवाब में सिर्फ लाठियां पड़ी। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी आवाजें अंधेरे में दबकर रह गईं। आखिर में उसका गला घोंट दिया गया, मगर दरिंदगी यही नहीं रुकी। लाश को करनाल के जंगल में ले जाकर पेट्रोल डाला गया और आग के हवाले कर दिया गया ताकि न पहचान बचे न कोई निशान। उसी पल दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में दो गैंगों के बीच ऐसी दुश्मनी बोई गई जिसकी फसल आने वाले कई सालों तक खून से सींची जाती रही। जब सोनू पंडित की जली हुई लाश की खबर नीरज बवाना तक पहुंची तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, अब यह मेरा मामला है। उस वक्त यह लड़ाई गली मोहल्ले की गैंगवार नहीं रही थी। यह नीरज के दिल में धधकती निजी जंग बन चुकी थी। ऐसी जंग जिसे उसके हिसाब से सिर्फ खून ही खत्म कर सकता था। नीरज ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि सोनू के साथ जो हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बदला उसके गैंग का नया उसूल बन गया। सोनू की मौत को उसने इंसाफ का नाम दिया और उसी नाम पर अपने आदमियों को इस कदर जोड़ा कि वे उसे सिर्फ सरगना नहीं, अपना भाई मानने लगे। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर खौफ के निशान दिखने लगे। पहला निशाना बना संदीप, वही आदमी जिसने सोनू को खत्म करने में नीतू का साथ दिया था। 2014 में नीरज ने उसे ढूंढ निकाला और कहानी वहीं खत्म कर दी। इसके बाद नीतू के एक और करीबी आदमी प्रदीप को भी गोलियों से भून दिया गया। अब साफ था कि अगला नंबर खुद नीतू का है, लेकिन नीतू भी डरकर बैठने वालों में से नहीं था। उसने पलटवार करते हुए नीरज के दाहिने हाथ मोनू वाजिदपुर को मरवा दिया। इसके बाद दिल्ली के रानीबाग, नरेला, बवाना, मुंडका, हर तरफ दिन दहाड़े गोलियां चलने लगीं। 3 साल के भीतर दोनों गैंगों के 9 से ज्यादा लोग सड़क पर ढेर हो चुके थे। पुलिस के लिए यह लड़ाई किसी ऐसे अंधे गड्ढे जैसी थी जहां घुसने का रास्ता तो दिखता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। फिर किस्मत ने अचानक करवट ली। अक्टूबर 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में नीतू दाबोदिया को मार गिराया। नीतू के गिरते ही अंडरवर्ल्ड का सिंहासन खाली हो गया। उसी वक्त नीरज पैरोल पर था। जैसे ही उसे खबर मिली, उसने कोर्ट लौटने के बजाय गायब होना चुना। उसने कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पैरोल जंप करके वह फरार हो गया। बाहर आते ही उसने बिखरे हुए अपने लोगों को फिर से जोड़ा और देखते ही देखते दिल्ली का नया बेताज बादशाह बन बैठा। अब खेल उसके हाथ में था और पूरा शहर यह समझ चुका था कि ताज पहनने वाला खिलाड़ी सामने खड़ा है। नीरज सिर्फ गोलियां चलाने वाला सरगना नहीं था, उसका असली खेल दिमाग का था। जहां नीतू पुलिस से सीधे टकराने में यकीन रखता था, वहीं नीरज ने बहुत पहले समझ लिया था कि दिल्ली पर राज बंदूक से नहीं, दिमाग से किया जाता है। उसने सियासत को अपनी ढाल बनाया और अपने मामा पूर्व विधायक रणबीर शौकीन को राजनीतिक कवच बना लिया। चुनावों में करोड़ों रुपए झोंक दिए गए। यह पैसा न किसी नौकरी से आया था, न किसी कारोबार से। यह फिरौती, बिचौलियों की रंगदारी और जमीनों के कब्जे से निकला था। नीरज अक्सर कहा करता था, ताकत वही है जो सिस्टम को साथ चला ले, और वह यही कर रहा था। धीरे धीरे उसका साम्राज्य दिल्ली की सरहदों से बाहर फैलने लगा। हरियाणा का सुनील राठी हो या उत्तर प्रदेश का अमित भूरा, बड़े बड़े नाम उसके नेटवर्क का हिस्सा बनते चले गए। अब यह कोई लोकल गैंग नहीं रह गया था, यह एक इंटरस्टेट क्राइम सिंडिकेट बन चुका था।
जिसका अपना राजनीतिक चेहरा था और अपना एक सिस्टम जिसे नीरज टैक्स कहता था, जबकि हकीकत में वह रंगदारी थी। दिल्ली पुलिस के लिए नीरज अब एक अपराधी भर नहीं रहा, वह एक चलता फिरता दुस्वप्न बन चुका था। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी, लेकिन वह 18 महीनों तक किसी साए की तरह हाथ नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी थी। उसने फोन का इस्तेमाल लगभग खत्म कर दिया। सारे आदेश इंटरनेट आधारित एन्क्रिप्टेड चैट्स पर चलते थे। उसकी लोकेशन हर दिन बदलती, कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी कोलकाता तो कभी मुंबई। पुलिस उसके 35 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ चुकी थी, लेकिन नीरज हर बार ऐसे फिसल जाता जैसे उंगलियों से धुआं। एक अफसर झुंझलाकर बोला था, यह आदमी नहीं, पूरा सिस्टम है। लेकिन हर कहानी आखिरकार अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। नीरज बवाना की कहानी का क्लाइमैक्स शुरू हुआ 7 अप्रैल 2015 की ठंडी सुबह से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इनपुट मिला जिसने पूरे महकमे की सांसें तेज कर दी। नीरज आज दिल्ली में है और अपने घर वालों से मिलने आने वाला है। सुबह 4:45 बजे मेन रोहतक रोड पर एक खामोश सा जाल बिछा दिया गया। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सा तनाव था। तभी दूर से एक कार की हेडलाइटें चमकी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन कार और तेज हो गई, मानो मौत से होड़ लगा रही हो। कुछ सेकंड की दौड़ के बाद गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। नीरज ने हथियार निकालने की कोशिश की और बुदबुदाया, आज भी निकल जाएंगे। लेकिन इस बार किस्मत ने मुंह फेर लिया था। स्पेशल सेल के कमांडो बिजली की तेजी से टूट पड़े और नीरज के साथ उसके साथी मोहम्मद राशिद खान को जमीन पर दबोच लिया। 18 महीनों का चूहे बिल्ली का खेल वहीं खत्म हो गया। दिल्ली का सबसे तेज दिमाग वाला अपराधी आखिरकार सलाखों के पीछे था। सबने राहत की सांस ली, जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई हो। लेकिन असली डरावना अध्याय तो अब शुरू होना था। नीरज को तिहाड़ जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में डाल दिया गया। पुलिस को लगा कि अब चैन मिलेगा। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि नीरज का शरीर भले कैद हो गया हो, उसका दिमाग पहले से ज्यादा आजाद और शातिर हो चुका था। तिहाड़ उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला ऑफिस बन गया था। चोरी छिपे पहुंचे मोबाइल फोन ने उसे फिरौती, वसूली और गैंग ऑपरेशन चलाने की पूरी छूट दे दी। उसका खास आदमी नवीन बाली वहीं से एक बिजनेसमैन से 50 लाख की फिरौती मांगते पकड़ा गया। बाहर उसके फाइनेंसर, फिक्सर और वफादार गुर्गे हर आदेश पर सिर झुकाए खड़े थे। एक दिन जब पुलिस ने बवाना गांव में उसके घर पर छापा मारा तो अफसर भी हैरान रह गए। अवैध हथियार, कारतूस और एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो बरामद हुई। यहां तक कि उसके पिता प्रेम सिंह को भी गिरफ्तार करना पड़ा। यह साफ हो चुका था कि बवाना परिवार इस पूरी क्राइम मशीन का हिस्सा बन चुका था। जेल के भीतर रहते हुए नीरज को वह सब मिल रहा था जो बाहर शायद कभी मुमकिन नहीं था। नए साथी, नई ताकत और नए मौके। यहीं उसकी मुलाकात हुई टिल्लू ताजपुरिया से, जो दिल्ली का एक और बेहद शातिर खिलाड़ी था। टिल्लू की दुश्मनी जितेंद्र उर्फ गोगी से कॉलेज के दिनों से चली आ रही थी। एक कॉलेज चुनाव ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया था और कुछ ही सालों में वह रंजिश ऐसी गैंगवार में बदल गई थी जिसमें दर्जनों जानें चली गईं। जेल के अंदर एक दिन टिल्लू ने कहा, दुश्मन का दुश्मन अक्सर दोस्त बन जाता है। नीरज मुस्कुराया और बोला, तो फिर खेल बड़ा खेलते हैं। इसी तरह दोनों ने हाथ मिला लिया। यह कोई मामूली दोस्ती नहीं थी, यह दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर था, जिसने आने वाले वक्त की कहानी और भी खौफनाक बना दी। अब मैदान में दो महाशक्तियां साफ दिखाई देने लगी थीं। एक तरफ नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया का मजबूत गठबंधन था, जिसे पंजाब के कुख्यात दविंदर बंबिहा का भी खुला सहारा मिल चुका था। दूसरी तरफ गोगी गैंग खड़ा था, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई, काला झाठेरी और कई दूसरे फायदे की तलाश में घूमते डॉन खड़े थे। यह लड़ाई अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही थी, इसका जाल सरहदों से बाहर फैल चुका था। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड से लेकर यूके में एक्टिव कपिल सांगवान तक। तिहाड़ अब महज जेल नहीं रही थी, बल्कि दो विशाल आपराधिक साम्राज्यों का सीक्रेट वॉर रूम बन चुकी थी, जहां हर चाल खामोशी में चली जाती थी और हर साजिश वक्त के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। इसी अंधेरे वॉर रूम में एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जिसने आगे चलकर भारत की क्राइम हिस्ट्री में ऐसा अध्याय जोड़ा जिसका नाम आज भी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। तारीख थी 24 सितंबर 2021। रोहिणी कोर्ट में दिन बिल्कुल आम सा लग रहा था।
वही कचहरी की सीढ़ियां, वकीलों की भागदौड़, पुलिस की आवाजें और फाइलों की खड़खड़ाहट। लेकिन कोर्ट रूम नंबर 207 उस दिन एक तूफान को अपने भीतर छुपाए बैठा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। जितेंद्र उर्फ गोगी को पेशी के लिए लाया गया। अदालत के अंदर काले कोटों की भीड़ थी, हर तरफ वकील ही वकील। उसी भीड़ में दो चेहरे और थे जो पूरी तरह घुले मिले लग रहे थे। साफ सुथरी वकालती ड्रेस, हाथों में फाइलें, चेहरे पर आत्मविश्वास। ऐसा कुछ भी नहीं था जो शक पैदा करे। एक ने धीमे से दूसरे से कहा, सब तैयार है। जैसे ही गोगी कटघरे के पास पहुंचा, अचानक हवा को चीरती हुई दो पिस्तौलें बाहर आईं। अगले ही पल गोलियों की गड़गड़ाहट से कोर्ट रूम गूंज उठा। लोग कुर्सियों के नीचे दुबक गए। वकील जान बचाने के लिए दरवाजों की तरफ भागे। कोई चिल्लाया, लेट जाओ, लेट जाओ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोगी गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर चुका था। पुलिस ने भी पल भर की देरी नहीं की। दोनों हमलावर राहुल और जगदीप को वहीं ढेर कर दिया गया। इंसाफ का मंदिर पल भर में जंग का मैदान बन चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान थे और हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने सिस्टम की नींव हिला दी। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि बेहद सटीक तरीके से तैयार किया गया एक ब्लूप्रिंट था। इस साजिश की डोर मंडोली जेल के अंदर बैठे टिल्लू ताजपुरिया के हाथों में थी। जेल से व्हाट्सएप कॉल पर मीटिंग्स चलती रहीं। ट्रेनिंग एक नए नवेले लॉ ग्रेजुएट उमंग यादव ने दी थी और हथियारों की सप्लाई नीरज बवाना के सबसे भरोसेमंद आदमी डब्बास ने करवाई थी। एक अफसर ने हैरानी से कहा, इन्होंने कोर्ट को भी नहीं छोड़ा। यह सिर्फ गैंगवार नहीं था, यह न्याय व्यवस्था के सीने पर किया गया सीधा वार था। अपराधियों ने साबित कर दिया था कि उनकी पहुंच उन दीवारों तक भी है जहां कानून खुद को सबसे सुरक्षित समझता था। इस वारदात के बाद नीरज बवाना का नाम अंडरवर्ल्ड में और ऊंचा उछल गया। ऐसा लगा जैसे दिल्ली किसी नए खौफ के साए में चली गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीरज की जिंदगी का सबसे गहरा और अंधेरा सच अभी बाकी था। खून, साजिश और गैंगवार के इस शोर के बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा कोना भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और वह था उसका प्रेम। एक ऐसा पहलू जो इस बेरहम कहानी को और भी जटिल बना देने वाला था। नीरज ने अपनी जिंदगी में एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। उस रिश्ते में दिखावे का कुछ नहीं था, बस भरोसा था। लेकिन जेल में रहते हुए एक दिन उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया ऐसी थी कि डॉक्टरों को आगे बढ़ने के लिए उसी के दस्तखत चाहिए थे। कोर्ट ने भारी सुरक्षा के बीच उसे सिर्फ 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी। हथियारों से लैस कमांडो, बुलेट प्रूफ जैकेट, आगे पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला। मंजर ऐसा था जैसे किसी हाई वैल्यू आतंकी को शिफ्ट किया जा रहा हो। मगर उस काफिले के बीच बैठा नीरज उस दिन डॉन नहीं, एक परेशान पति लग रहा था। अस्पताल पहुंचकर उसने फाइल देखी, हाथ कांपते हुए दस्तखत किए और पत्नी की तरफ देखकर बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ मिनट बाद वह फिर उसी दुनिया में लौटा जहां दीवारें ऊंची थीं और इंसान अकेला। एक तरफ उसकी जिंदगी में गोलियां, गैंग और खौफ का अंधेरा था, और दूसरी तरफ प्रेम, डर और इंसानियत की हल्की सी रोशनी। नीरज बवाना की कहानी शायद इसी दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश है। एक तरफ खून का सैलाब, दूसरी तरफ एक आदमी की कमजोर धड़कन। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच उसके बाहरी दुश्मनों में नहीं, बल्कि उसके अपने घर की चारदीवारी के भीतर छिपा था। उसी घर में उसकी एक बहन थी, शांत, सरल और अपने तरीके से खुश रहने वाली। उसे अमित नाम के लड़के से प्यार हो गया। अमित की जाति वह नहीं थी जिसे नीरज का परिवार अपने बराबर मानता था। लड़की ने तमाम बंदिशों के बावजूद अपना रिश्ता नहीं छोड़ा। जब यह खबर तिहाड़ की दीवारों को पार करती हुई नीरज तक पहुंची तो उसके भीतर दबी हुई सामंती सोच अंगार बनकर भड़क उठी। जिस आदमी ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कानून से लंबी लड़ाई लड़ी थी, वही आदमी अपनी बहन के प्यार को इज्जत पर दाग मान बैठा। जेल की एक कोठरी में बैठकर उसने ठंडे लहजे में हुक्म दिया, दोनों को खत्म कर दो। यह सुनकर उसके अपने आदमी भी पल भर के लिए चुप हो गए। अक्टूबर 2018 की एक रात अंधेरे से 2 बाइकें निकलीं। सड़क पर जैसे ही वह जोड़ा दिखा, गोलियों की बारिश शुरू हो गई। अमित वहीं गिर पड़ा और नीरज की अपनी बहन खून में लथपथ सड़क पर तड़पती रह गई। यह नीरज बवाना का सबसे क्रूर चेहरा था, जहां झूठी इज्जत, जाति और अहंकार के आगे अपनी ही बहन की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। उसका सबसे शर्मनाक अपराध किसी दुश्मन गैंग पर नहीं, बल्कि अपने ही खून पर किया गया हमला था, और वजह सिर्फ प्रेम,
आज भी नीरज तिहाड़ की उसी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, जहां उसे एक साधारण टीवी तक देखने की इजाजत नहीं। कभी वह छोटा राजन जैसी सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल की बात करता है, तो कभी जेल प्रशासन पर अव्यवस्थाओं के आरोप लगाता है। जब भी किसी मेडिकल इमरजेंसी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, सुरक्षा का घेरा ऐसा होता है कि देखने वालों को लगता है जैसे किसी विदेशी राष्ट्रपति को एस्कॉर्ट किया जा रहा हो। लेकिन सलाखों के बाहर उसका साम्राज्य अब भी सांस ले रहा है। पुलिस छापे मारती है, करोड़ों का कैश और बुलेट प्रूफ गाड़ियां जब्त होती हैं, दर्जनों गुर्गे पकड़े जाते हैं। फिर भी कुछ ही हफ्तों में नेटवर्क दोबारा खड़ा हो जाता है। नए लड़के जुड़ते रहते हैं, नए दुश्मन पैदा होते रहते हैं। आजकल हिमांशु भाऊ नाम का उभरता गैंगस्टर उसके बनाए खौफ को चुनौती दे रहा है। नीरज बवाना भले ही तिहाड़ की 6x8 फुट की कोठरी में कसकर बंद हो, लेकिन उसका डर उन दीवारों से बाहर बहता रहता है। वह खौफ, वह नेटवर्क, वह काला साया आज भी दिल्ली एनसीआर की हवा में घूम रहा है। यह कहानी साबित करती है कि इंसान को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन उसके बनाए हुए आतंक के साए को नहीं। यह उस राक्षस की दास्तान है जो खुद सलाखों के पीछे है, मगर उसका डर हर गली, हर शहर और हर सिस्टम में आज भी जिंदा है। तो यह थी कहानी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना की। अब आप कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से दिल्ली का सबसे खतरनाक गैंगस्टर कौन है, नीरज बवाना या लॉरेंस बिश्नोई? रिवीलिंग आइज, जहां हर कहानी की परतें खुलती हैं और सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है।